एक बार की बात है, लक्ष्मण की नई नई शादी हुई थी। पत्नी का नाम था रानी। रानी बहुत खूबसूरत थी। लक्ष्मण के पास खुद की कोई खेती नहीं थी। वो उस गांव के जमींदार बलवंत राय के यहाँ काम पर जाया करता था। एक दिन लक्ष्मण के लिए खाना लेकर रानी खेत जाती है। अरे रानी, तुम क्यों आ गई? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आप घर आए ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही खाना लेकर आपके पास चले आती हूँ। वैसे भी घर बैठे बैठे मैं भी तंग आ चुकी हूँ। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। इसी बहाने मैंने सोचा मैं भी बाहर टहल लूंगी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी बलवंत राय की नजर रानी पर पड़ती है। वह उस देखता ही रह जाता है। मन ही मन सोचता है, इस लक्ष्मण की पत्नी तो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, तो इसलिए लक्ष्मण ने इतने दिनों तक अपनी पत्नी को घर में छुपा कर रखा था। कोई नहीं, आखिर आज यह मेरे सामने आ ही गई। इतनी खूबसूरत औरत तो हमारे पूरे गांव में नहीं है। वाकई में लक्ष्मण बहुत अच्छी किस्मत लेकर आया है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो इस लक्ष्मण के नसीब में ये नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरे जैसे के नसीब में होनी चाहिए, क्योंकि इस लक्ष्मण की औकात नहीं है कि इतनी सुंदर पत्नी इसको मिल सके। इसकी जगह लक्ष्मण के घर नहीं, मेरे घर में है। कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा। अरे लक्ष्मण, जरा यहां तो आना। जी मालिक, आपने बुलाया? अच्छा, तो ये तुम्हारी पत्नी है? तुमने तुम्हारी पत्नी से मिलवाया नहीं? हाँ मालिक, माफ करना, मैं तो भूल ही गया। इसका नाम रानी है। आज काम थोड़ा ज्यादा था तो घर जा नहीं पाया, इसलिए ये खेत चली आई। अच्छा अच्छा, वैसे इसे थोड़ा घुमा फिरा दिया करो। घर बैठे बैठे बेचारी तंग आ चुकी होगी। इसे थोड़ा बाहर का माहौल भी तो देखने दो। सबसे घुल मिलकर रहेगी तो अच्छा रहेगा। इसे हमारे बारे में तो पता है ना। नहीं मालिक, यह आपको पहली बार देख रही है। रानी, यह हमारे मालिक है। यह सारा खेत इनका है। हमारे गांव के सबसे रईस आदमी है। हमारा घर इनके भरोसे ही चलता है। जी नमस्ते, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो पता नहीं घर का गुजारा कैसे हो पाता। अरे नहीं नहीं रानी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। वैसे हम तो तुम्हारे अपने ही हैं, है ना लक्ष्मण? जी मालिक, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा रानी, तुम जाओ, मैं खाना खा लूंगा। रानी वहां से चली जाती है। बलवंत राय उसे देखता ही रह जाता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। बलवंत राय लक्ष्मण से कहता है, अरे लक्ष्मण, कल हमारा जन्मदिन है। उसके लिए हमने दावत रखी है। तुम अपनी पत्नी को लेकर जरूर आना। जी मालिक, जरूर। आपने बुलाया, ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं जरूर आऊंगा। लक्ष्मण, तुम इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हो। तुम मेरे अपनों की तरह हो। तुम्हें तो बुलाना बनता है। और हाँ, रानी को जरूर लेकर आना। इसी बहाने वह हमारा घर भी देख लेगी। जी मालिक, जरूर। दूसरे दिन लक्ष्मण रानी को लेकर बलवंत राय के घर जाता है। बलवंत राय का घर देखकर रानी दंग रह जाती है। इतना बड़ा घर! काश हमारे पास इतना बड़ा घर रहता। ये कितना आलीशान है। यहाँ रहने में कितना मजा आएगा। सचमुच इनके सेठ की तो बात ही अलग है। अरे आओ आओ लक्ष्मण, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे अभी पता चला। दरअसल खेत में पानी का पाइप टूट चुका है। सारा पानी नीचे बह रहा है। तुम्हें अभी के अभी वो काम करना है, वरना बहुत पानी बर्बाद हो जाएगा। जी मालिक, मैं अभी खेत जाता हूँ। रानी, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा।
अरे नहीं नहीं लक्ष्मण, रानी को क्यों घर भेज रहे हो? उसे यहाँ थोड़ी देर रहने दो। हमारा जन्मदिन है, हमने दावत रखी है। बिना खाना खाए मैं नहीं जाने दूंगा। तुम खेत का काम देखकर आ जाओ, उसके बाद तुम भी खाना खाकर ही जाना। तब तक रानी को यही रहने दो और इसकी चिंता मत करो। हम हैं ना, हम तो तुम्हारे अपने ही हैं। तुम निश्चिंत होकर जाओ। अगर तुम्हें देरी भी हो गई तो मैं रानी को घर भिजवा दूंगा। जी ठीक है मालिक, मैं अभी खेत जाकर आता हूँ। बलवंत राय बहाने से लक्ष्मण को वहां से भेज देता है और रानी से कहता है, और बताओ रानी, तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है सेठ जी। इतना बड़ा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। सचमुच सब कुछ बहुत बढ़िया है। वैसे रानी, बुरा मत मानना, लेकिन तुम ये कैसी साधारण सी साड़ी पहनकर आई हो? अरे हमारा जन्मदिन है, इतनी बड़ी दावत है, कुछ अच्छा पहन के आती। माफ करना सेठ जी, लेकिन मेरे पास यही कपड़े थे। दरअसल मेरे पास इतनी अच्छी साड़ियाँ नहीं हैं। अरे मुझे कह देती तो मैं तुम्हारे लिए एक क्या 10 साड़ी भिजवा देता। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वैसे रानी, तुम पर यह साधारण सी साड़ी अच्छी नहीं दिखती। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें तो कोई अच्छी सी जरी वाली साड़ी पहननी चाहिए जी, जो तुम्हारे लायक हो। क्या हमारा ऐसा नसीब कहाँ कि हमें इतनी महंगी साड़ियाँ पहनने को मिले। हम तो जैसे तैसे अपना घर चलाकर गुजारा करते हैं। वैसे रानी, तुमने इस लक्ष्मण में ऐसा क्या देखा जो इससे शादी कर ली? तुम्हें तो बहुत अच्छा लड़का मिल सकता था, क्योंकि तुम्हें कोई कमी नहीं है। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह मेरा नहीं, मेरे चाचा का फैसला था। दरअसल मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं बचपन से मेरे चाचा के यहाँ रह रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी अच्छे और बड़े घर में मेरा रिश्ता तय कर सके। सच कहूँ तो मेरा भी यही सपना था कि मेरी शादी किसी बड़े से घर में हो, मेरे पास सब कुछ हो। लेकिन रानी, लक्ष्मण तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाएगा। तुम्हारी सारी जिंदगी गरीबी में ही बीत जाएगी। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं सेठ जी, शायद मेरा नसीब भी ऐसा है। बलवंत राय मन ही मन सोचता है, इसकी बातों से तो ये लग रहा है इसको फंसाना बाएं हाथ का खेल है। शायद यह भी यही चाहती है। वैसे रानी, नसीब बदल भी जा सकता है। जी सेठ जी, मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। तुम एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ। वहां मेरी पत्नी की बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां हैं। तुम्हें जो भी साड़ी पसंद आए तुम उसे पहन लो, क्योंकि तुम्हारी यह साधारण सी साड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लेकिन सेठ जी, मैं आपकी पत्नी की साड़ी कैसे पहन सकती हूँ? रानी, मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। उसे गुजरे हुए तो 5 साल हो गए। उसके कपड़े और गहने ऐसे ही पड़े हैं, जिन्हें कोई पहनने वाला नहीं। उसके जाने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई जिससे मैं शादी कर सकूं। नहीं तो मैं जिस भी लड़की से शादी करता, वो लड़की इस घर में राज करती, बिल्कुल रानी की तरह जिंदगी जीती। महंगे महंगे कपड़े, साड़ियां, जेवर में उसके लिए सब कुछ करता, उसे बिल्कुल अपने पलकों पर बिठा कर रखता। अब सबका नसीब तुम्हारी तरह थोड़ी होता है। अब तुम्हारे नसीब में लक्ष्मण है, जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे नसीब में होती तो मैं उसे रानी की तरह रखता। खैर, अब ईश्वर की जैसी मर्जी। जब ईश्वर की मर्जी होगी तब कोई ना कोई जरूर मिल ही जाएगी। रानी के मन में लालच जाग जाता है और वह बलवंत राय के कमरे में जाती है और एक बहुत अच्छी साड़ी पहन लेती है। वाकई में यह साड़ी कितनी अच्छी है। सचमुच ये काफी पैसे वाले हैं। उनकी पत्नी जो कोई भी थी, कितनी नसीब वाली थी। और यहाँ कितने अच्छे अच्छे गहने हैं। काश सब कुछ मेरे पास होता, लेकिन मेरे नसीब में तो वह भिखारी लक्ष्मण ही लिखा था।
जो मुझे कभी कुछ नहीं दे पाया। इन्होंने मुझे इतनी महंगी साड़ी पहनने के लिए दी, लेकिन मेरे खुद के पति ने कभी मुझे तोहफे में कुछ नहीं दिया। और यह कमरा भी कितना आलीशान है। वैसे इन सेठ जी की उम्र ज्यादा है, लेकिन अगर इतने पैसे वाला पति मिल जाए तो क्या बात होगी। थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मण वहां आता है। रानी को इतनी महंगी साड़ी में देख लक्ष्मण बोलता है, रानी, ये साड़ी किसकी है? तुमने ये साड़ी कब बदली? जी, वो मेरे साड़ी पर खाना गिर गया था। वह काफी गंदी हो गई थी, इसलिए सेठ जी ने मुझे दूसरी साड़ी दी। रानी लक्ष्मण से झूठ बोलती है। बलवंत राय यह देख सोचता है, अरे वाह, यह रानी तो वाकई में मुझसे 2 कदम आगे निकली। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। सचमुच मानना पड़ेगा इस लड़की को। लगता है यह पूरी तरीके से मेरे जाल में फंस चुकी है। अब इसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं आपको कल ये साड़ी लाकर दे दूंगा। अरे नहीं लक्ष्मण, वैसे भी मेरे घर में साड़ी पहनने वाला कौन है? तुम इसे रानी के पास ही रहने दो। वैसे भी रानी इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं। मुंह दिखाई का तोहफा ही समझ लो। और इसे भी यह साड़ी बहुत पसंद आई है, तो उसके पास ही रहने दो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है? जी मालिक, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो रानी, अब हम घर चलते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। रानी सोचती है, वह सेठ जी कितने अच्छे हैं। अगर उनकी पत्नी की जगह मैं उस घर में ले लूं तो मेरे तो बहुत ठाठ होंगे। मैं बहुत ऐश और आराम की जिंदगी जीऊंगी। मुझे इस छोटे से और घटिया घर में रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी यह लक्ष्मण मुझे कभी कुछ नहीं दे पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और इस लक्ष्मण से पीछा छुड़ाना होगा। रानी भी जानबूझकर सेठ के घर के बाहर टहलने लगती है। बलवंत राय उसे देख उसे अपने घर बुलाता है। कैसी हो रानी, और कहां जा रही थी? जी, वो मैं यहीं से गुजर रही थी। चक्की पर गेहूं दिया था, बस वही आटा लेने जा रही थी। लक्ष्मण भी ना, ये सारे काम उसे करने चाहिए। वह तुमसे इतने काम क्यों करवाता है? इतनी धूप में निकलोगी तो कहीं तुम्हारा रंग सांवला ना पड़ जाए, और तो और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तुम्हें तो घर बैठकर सिर्फ आराम करना चाहिए। मेरा ऐसा नसीब कहाँ कि मैं घर बैठकर आराम कर सकूं। ये काम तो मुझे करने ही पड़ते हैं। मेरे पति तो दिन भर खेत में काम करते हैं। घर के सारे काम तो मुझे ही देखने होते हैं। वैसे रानी, तुम बुरा ना मानो तो तुम्हें एक बात बताऊं। अगर तुम मेरी पत्नी की जगह होती तो मैं तुमसे कोई भी काम नहीं करवाता। तुम्हारे आगे नौकरों की लाइन लगा देता। तुम बस उन नौकरों पर हुक्म चलाती और वह तुम्हारा सारा काम कर देते। तुम दिन रात आराम फरमाती। तुम जो मांगती वह सब कुछ तुम्हें मिल जाता। सेठ जी, कहाँ मैं और कहाँ आप? यह कैसे हो सकता है? मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि मैं इतने घर में रह सकूं। अरे रानी, मैं चाहूं तो पल भर में तुम्हारा नसीब बदल सकता हूं। बस तुम्हारी एक हाँ की जरूरत है। एक बार हाँ कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें जिंदगी भर की सारी खुशियां दूंगा। जो तुम चाहती हो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। रुपए, पैसे, जवारत, सब कुछ मिलेगा। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे यह सब कुछ मिल सकता है? तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं रानी, तुम्हें सचमुच की रानी की तरह रखूंगा। बस तुम एक बार उस लक्ष्मण को छोड़ मेरे पास आ जाओ, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलता है। वैसे रानी, मुझे तो तुम उसी दिन पसंद आ गई थी जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तब मुझे तुम्हें देखकर तुम्हारे लिए बहुत बुरा भी लगा था कि तुम्हारी शादी उस भिखारी लक्ष्मण से हुई है, जबकि उसकी कोई औकात नहीं है। तुम्हारी शादी तो मेरे जैसे रईस आदमी से होनी चाहिए थी। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं।
सचमुच उस लक्ष्मण ने मुझे कभी कोई तोहफा नहीं दिया और ना ही कभी मुझे खुश रखने की कोशिश की। आज तक उन्होंने मुझे एक साड़ी तक दिलाकर नहीं दिए। गहने तो दूर की ही बात है, मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मुझसे ये गरीबी में जीवन जीना नहीं होता। इसलिए तो कह रहा हूं उसे छोड़ मेरे पास चली आओ। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन मैं उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? मैं उसे क्या कहूंगी? तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं अपने तरफ से कुछ करता हूं तो गांव वालों के नजर में मैं बुरा बन जाऊंगा और कहीं ना कोई लोग हम पर शक करेंगे। इसलिए यह मैं तुम पर छोड़ता हूं कि अगर तुम्हें ऐश आराम की जिंदगी चाहिए तो तुम्हें लक्ष्मण से पीछा छुड़वाना ही होगा। जी आपने सही कहा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मुझे अभी जाना होगा। बलवंत राय और रानी चुप चुप कर मिलने लगते हैं। बलवंत राय उसे तोहफे में कभी साड़ी कभी गहने देता है। एक दिन लक्ष्मण साड़ी और गहने देख रानी से पूछता है, रानी, ये साड़ी तो तुम्हारी नहीं है और ना ही ये गहने तुम्हारे हैं। ये कहाँ से आए? किसने दिए? दरअसल मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे दिए हैं। तुम्हारा ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जो तुम्हें इतने महंगे कपड़े और गहने दे रहा है? सच सच बताओ रानी, क्या बात है? तुम किससे ये सब ले रही हो? तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रही ना? तुम्हें क्या करना है? और वैसे भी मैंने इन सब के लिए तुमसे तो पैसे नहीं मांगे, और अगर मांगती भी तो तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मुझे दे पाते? 2 वक्त का खाना तो ठीक से झूठा नहीं पाते और बड़े आए गहने और साड़ी की बात करते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यह सब मुझे सेठ जी ने दिया है, पर मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है, क्योंकि तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वह सेठ जी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वह तुमसे काफी अच्छे और पैसे वाले हैं। तुम अपनी औकात देखो और उनकी औकात देखो। मेरा तो बचपन से सपना था किसी बड़े घर में मेरी शादी हो, लेकिन पता नहीं मेरे चाचा ने तो मैश क्या देखा जो तुम्हारे पल्ले बांध दिया। मैं तो तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना है। सुन लो, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ और तुमसे छुटकारा चाहती हूँ ताकि मैं अपनी मन मर्जी कर सकूं। मैं इस बंधन में और नहीं रहना चाहती। तुम जैसी जिंदगी मुझे दे रहे हो, मुझे वह जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे आजाद कर दो। लक्ष्मण सारी बातें समझ जाता है कि बलवंत राय और रानी उसे धोखा दे रहे हैं। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है और बात इतनी आगे पहुंच गई कि तुम मुझे तलाक देना चाहती हो? अपनी उम्र देखो रानी, और उस सेठ की उम्र देखो। तुम और वो सेठ। छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है। तुम दोनों के दिमाग में इतनी घटिया बात आई कैसे? मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, उम्र से नहीं। भले ही उनकी उम्र मुझे कहीं ज्यादा है, लेकिन उनके पास तुमसे कहीं ज्यादा धन दौलत, जो तुम मर भी जाओ ना तो भी नहीं दे सकते। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। मैंने फैसला कर लिया है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। घर को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं ही तुम्हारे घर को छोड़कर उनके पास चली जाती हूँ। लक्ष्मण का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। रानी उसकी एक नहीं सुनती। लक्ष्मण बाहर चला जाता है और सोचता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सेठ जी और रानी ऐसा कुछ करेंगे। ए भगवान, इतना बड़ा दुख देने से पहले तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अगर यह मेरी कोई परीक्षा है तो मुझे शक्ति दे कि मैं परीक्षा से लड़ सकूं, और अगर यह मेरे भले के लिए हो रहा है तो मुझे वो भलाई देखने की क्षमता दे। मैं जानता हूं आप जो भी करते हैं वह भले के लिए होता है, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दे।
मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। मैं अब उस घर में नहीं लौट सकता। कल को यह बात गांव में पता चली तो लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे, मेरे बारे में क्या क्या बात करेंगे। मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकता। इससे अच्छा मैं अब दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगा। वैसे भी रानी ने तो मुझे ठुकरा ही दिया है। उसे मुझसे ज्यादा पैसे से प्यार है। अब मैं इस घर में और इस गांव में और नहीं रह सकता। मुझे यहां से कहीं दूर जाना होगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण उसे गांव को छोड़कर चला जाता है। बहुत दूर जाने के बाद वह बहुत थक जाता है और लोगों से मदद मांगता है। उसकी कोई भी मदद नहीं करता। लक्ष्मण एक जगह जाकर बैठ जाता है। वह देखता है कि वहां एक गाय होती है जिसके पैर में चोट लगी होती है। हे भगवान, इसे तो चोट लगी है, शायद इसीलिए चल नहीं पा रही। एक काम करता हूँ, इसकी चोट पर पट्टी बांध देता हूँ। लक्ष्मण उस गाय के पैर पर पट्टी बांध देता है। तुम यहीं रुको, मैं कहीं पानी मिले तो देखता हूँ। लक्ष्मण उस गांव में कुएं की तलाश करता है और फिर लक्ष्मण को एक कुआं मिल जाता है और वह पानी लाकर उसे पानी पिलाता है और खुद भी पेट भरकर पानी पीता है। अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ। तुम्हारा मालिक आता ही होगा, वह भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। तुम बस थोड़ी देर इंतजार कर लो। तभी वहां पर दो आदमी आते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, यह देखो, गाय तो यहाँ है। कौन है तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेठ जी की गाय चुराने की? तुम्हें सेठ जी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो हमारे साथ। तुम लोग क्या कह रहे हो? मैंने कोई गाय नहीं चुराई। इसे तो चोट लगी थी, मैं तो बस इसे पानी पिला रहा था और इसके मालिक का इंतजार कर रहा था। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वह तो हमारे सेठ जी ही तय करेंगे। तुम चुपचाप चलो हमारे साथ। वह दोनों आदमी लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जाते हैं और सेठ से कहते हैं, सेठ जी, इसने आपकी गाय चुराई है। हम दोनों ने इसे ढूंढा है और आपके गाय भी ढूंढ कर लेकर आए हैं। क्या बात कर रहे हो? ए लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी गाय चुराई? तुम जानते भी हो हम कौन हैं। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सेठ जी, मैं बहुत गरीब और साधारण आदमी हूँ। मैं और चोरी? बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों को गलत फहमी हुई है। दरअसल आपके गाय को चोट लगी थी, इसलिए वह चल नहीं पा रही थी। मैंने आपके गाय को नहीं चुराया है। मैंने तो उसकी चोट पर मरहम पट्टी लगाई और उसे पानी भी पिलाया, क्योंकि गाय बहुत कड़ी धूप में वहां बैठी थी। मैंने गाय नहीं चुराई, मेरा यकीन कीजिए। सेठ गाय को जाकर देखते हैं तो उसे सचमुच उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई दिखाई देती है। सेठ जी सारी बातें समझ जाते हैं और बोलते हैं, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। माफ करना, मेरे आदमियों से गलती हो गई। और तुम दोनों, तुम मुझे पूरी बात नहीं बता सकते थे? पहले पूरी बात का पता लगाया करो, उसके बाद ही किसी पर इल्जाम लगाया करो। जानबूझकर तुमने इस निर्दोष आदमी पर इल्जाम लगा दिया। आज तुम्हारी वजह से हम एक निर्दोष आदमी को सजा देने जा रहे थे। तुम दोनों की तो मैं बाद में खबर लेता हूँ। इसने एक जानवर की मदद की है। उसने हमारी गाय के पैर पर पट्टी बांधी और तो और उसे पानी भी पिलाया। सचमुच नौजवान, इसके लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं और माफी भी मांगते हैं। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं चलता हूँ। अरे रुको, तुम्हारा नाम तो बताओ। कहाँ के रहने वाले हो और तुम कहाँ जा रहे हो? जी सेठ जी, मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं कहाँ जा रहा हूँ इसका तो मुझे भी पता नहीं है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। पता नहीं, जहाँ ईश्वर भेजेगा वहां चला जाऊंगा। लक्ष्मण, कोई परेशानी है क्या? तुम हमें बता सकते हो। मैं तो कहता हूं, अभी समय भी काफी हो चुका है। तुम आज की रात यहीं रुक जाओ। नहीं सेठ जी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। अरे इसमें तकलीफ कैसी? तुमने हमारी गाय के लिए कितना कुछ किया।
ये मेरा धन्यवाद ही समझो। और तो और मेरे आदमी ने बिना कुछ जाने तुम पर इल्जाम लगा दिया और तुम्हें तकलीफ दी। इसके लिए मैं माफी के तौर पर तुम्हारी खातिरदारी करने का एक मौका चाहता हूँ। आज की रात यहाँ रुक जाओ, सवेरे चले जाना। लक्ष्मण के पास भी कोई सहारा नहीं था। वह मान गया और उस रात वहीं रुक गया। लक्ष्मण को एक कमरा दिया गया। लक्ष्मण को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। इतना स्वादिष्ट भोजन देख लक्ष्मण बोला, इतना स्वादिष्ट और अच्छा भोजन पता नहीं मुझे आगे मिलेगा भी या नहीं। एक काम करता हूं, इसमें से कुछ भोजन पा लेता हूं और बाकी का बचाकर रखता हूं ताकि सफर में काम आ सके। लक्ष्मण थोड़ा सा ही खाकर बाकी का खाना बचा लेता है। यह सब सेठ प्रेमचंद देख लेता है और मन ही मन सोचता है, ये आदमी मेरे बहुत काम का है। मैं जो देख रहा हूँ वह मेरे लिए इस आदमी को समझने के लिए काफी है। मैं कल सवेरे ही इससे बात करता हूँ। फिर दूसरे दिन प्रेमचंद लक्ष्मण से बोलता है, लक्ष्मण, वैसे तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो और तुम काम क्या करते हो? जी सेठ जी, फिलहाल तो कुछ नहीं, बस काम की ही तलाश में हूं और रहने का भी कुछ ठिकाना नहीं है। लक्ष्मण, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहकर मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपता हूं। मुझे यहाँ किसी पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं तुम ऊपर यकीन कर सकता हूं। सेठ जी, आप मेरे बारे में जानते हैं कितना हो। आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं? लक्ष्मण, मुझे तुम्हारे बारे में जितना जानना था मैं जान गया हूं। जो आदमी जानवरों की इतनी परवाह करता है और तो और जो आदमी अपने खाने में से थोड़ा सा निवाला खाकर उस खाने को बचाता है ताकि भविष्य में काम आ सके, उस आदमी पर आंख बंद करके यकीन कर सकता हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मेरे भरोसे को कभी नहीं तोड़ोगे। तुम आज से यहीं रहोगे और मेरे साथ काम करोगे। मेरे पास बहुत सारे खेत हैं, उसमें काम करने वाले बहुत मजदूर हैं। उन सारे मजदूर की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। सारे मजदूर की और उनकी तनख्वाह की देखरेख भी तुम करोगे। और हां, अब तुम ही बताओ, तुम क्या तनख्वाह लेना पसंद करोगे? जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आपने मेरे लिए जितना किया उतना ही काफी है। मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही काफी है, और रहने के लिए एक छोटा सा घर, बस। और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? तुम मेरे लिए काम करोगे तो तनख्वाह तो तुम्हें लेनी ही होगी। मैं तुमसे मुफ्त में काम क्यों करवाऊं? और 2 वक्त की रोटी, यह तो बहुत कम हो गया। और हां, तुम्हारा काम भी बहुत जिम्मेदारी का है। मैं अपने मन से क्या ही कहूं। जो आपको देना है दे दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। मेरी तनख्वाह आप अपने पास ही रखिए। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे मांग लूंगा। अच्छा ठीक है, चलो अब काम पर लग जाओ। मैं अशोक से कहकर तुम्हें सारा काम समझाने के लिए कहता है। लक्ष्मण वहां बहुत लगन से और ईमानदारी से काम करने लगता है। लक्ष्मण के आने से खेत के सारे मजदूर भी बहुत खुश हो जाते हैं। वह उनसे बहुत अच्छे से पेश आता है। प्रेमचंद सेठ लक्ष्मण की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं। वह उसकी हमेशा तारीफ करते हैं। महीने बीतते चले जाते हैं। वह कहते हैं ना, जब अच्छे दिन आते हैं तब दुश्मन भी बन ही जाते हैं। ऐसे ही जलने वालों में एक नाम अशोक का भी होता है। अशोक वही काम करता है जो लक्ष्मण की तरक्की देख उससे जलने लगता है। यह कल का आया लौंडा बहुत उड़ रहा है, इसके पर काटने होंगे। मुझे इस सेठ जी के नजरों में इसे गिराना होगा ताकि सेठ जी से उसे लात मारकर यहाँ से निकाल दे। अशोक एक चाल चलता है और चोरी चुपके प्रेमचंद के कमरे में जाता है और वहां प्रेमचंद का एक मोती वाला हार लाकर लक्ष्मण के कमरे में रख देता है। और फिर दूसरे दिन जब प्रेमचंद तैयार होता है तो उसे अपना हार दिखाई नहीं देता। वो नौकर से पूछताछ करता है तो अशोक कहता है, सेठ जी, आपका वह हार लक्ष्मण ने चुराया है। आप उसकी कमरे की तलाशी लीजिए, आपको हार वहीं मिल जाएगा।
ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लक्ष्मण ऐसा काम कर ही नहीं सकता। और तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है जो तुम सीधे लक्ष्मण का नाम ले रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? सेठ जी, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप एक बार लक्ष्मण के कमरे की तलाश लीजिए, आपको हार वही मिल जाएगा। दरअसल सेठ जी लक्ष्मण जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसने आपको अपनी बातों के जाल में फंसाया है। उसने जानबूझकर यह दिखाया कि वह बहुत गरीब और ईमानदार है, जबकि सेठ जी वो एक धोखेबाज है, लोगों को लूटने का काम करता है और वह यहां यही करने आया है। आप उसके जाल में आ गए और उसे यहां रख लिया। देख लेना सेठ जी, एक दिन वह आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप उसके कमरे में जाकर क्यों नहीं देख लेते? क्या बकवास किए जा रहे हो? हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए हम लक्ष्मण के कमरे की तलाशी लेते हैं। बाकी मुझे लक्ष्मण पर पूरा भरोसा है कि लक्ष्मण ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर प्रेमचंद अशोक के साथ लक्ष्मण के कमरे में जाता है और तलाश करने लगता है। लक्ष्मण कहता है, क्या बात है अशोक जी और सेठ जी, आप यहाँ? कुछ हुआ है क्या? उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तभी अशोक बिस्तर के नीचे से हार निकाल लेता है और सेठ से कहता है, देखिए सेठ जी, यही वो हार है। मैंने आपसे कहा था ना कि यह हार लक्ष्मण ने ही चुराया है। अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने इस लक्ष्मण की सच्चाई बहुत पहले ही जान ली थी, लेकिन मेरे पास कुछ सबूत नहीं था। आपकी आंखों पर इसकी ईमानदारी की पट्टी जो बंदी थी, लेकिन अब आपको पता चला कि यह कितने बड़ा धोखेबाज है। ये सारी बातें सुनकर सेठ जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और लक्ष्मण को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। ये हो क्या रहा है? ये हार यहाँ कैसे आया? सेठ जी, मैंने कोई हार नहीं चुराया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरे कमरे में कैसे आया। झूठ मत बोल साले, पकड़ा गया तो नाटक कर रहा है। ये हार तूने ही चुराया है। मैं तो तुझे बहुत पहले ही पहचान गया था कि तू यहाँ चोरी करने की इरादे से आया है। नहीं तो आप ही सोचिए सेठ जी, बिना तनख्वाह के या आपके लिए काम कर रहा था और बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांग रहा था। वह इसलिए ताकि आप इस पर यकीन कर सके और इसे आपके तिजोरी पर हाथ साफ करने का मौका मिले। आज उसने आपका हर चुराया है, कल को यह तो आपकी तिजोरी ही साफ कर जाता और आपको पता भी नहीं चलता। सेठ जी, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं सेठ जी, यह सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको तो मुझ पर यकीन है ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हो? मुझ पर यकीन कीजिए। सेठ जी, कुछ तो बोलिए, मैंने ये नहीं किया है। लक्ष्मण, कुछ बोलने के लिए बचा ही क्या है? लेकिन तुम्हें सजा देने के लिए मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। बस तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह बात सुनकर लक्ष्मण के दिल को बहुत ठेच पहुंचती है। उसका दिल टूट जाता है। और हाँ लक्ष्मण, आज तक तुमने मेरे लिए जितना भी काम किया है उसके पैसे भी लेकर जाओ। तुम्हारे महीने की सारी तनख्वाह मेरे पास जमा है, वह भी जाते जाते लेकर जाओ। नहीं सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपको मुझ पर यकीन ही नहीं तो मैं आपसे पैसे क्यों लूं? आपकी नजरों में तो मैं एक चोर हूं ना? चोरी करने के इरादे से यहाँ आया था, फिर आप मुझे तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? मैं एक चोर हूं और चोर को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। मैं जा रहा हूं सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेमचंद को मन ही मन बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह मजबूर होता है और लक्ष्मण को रोक नहीं पाता। लक्ष्मण वहां से चला जाता है। लक्ष्मण रास्ते में बैठकर सोचता है, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है। आपने एक बार नहीं 2 बार मेरे साथ ऐसा किया है। पहले तो मुझे मेरी पत्नी से बहुत बड़ा धोखा मिला, उसके बाद सेठ जी ने भी मुझे घर से निकाल दिया, वह भी ऐसे ही नहीं, मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर।
मैं जब भी उठने की कोशिश करता हूँ फिर से गिर जाता हूँ। आप कब तक मेरी ऐसे ही परीक्षा लेते रहोगे? बस कीजिए प्रभु, मैं टूट चुका हूँ, मुझसे और नहीं सहा जाता। जब भी किसी को अपना मानने लगता हूँ वही मुझे धोखा दे जाता है। बस कीजिए प्रभु। लक्ष्मण को परेशान दे एक बाबा वहां आते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, बहुत परेशान दिख रहे हो बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं बाबा, बस किस्मत का मारा हूं, और कुछ नहीं। चाहे जितने भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, याद रखना ईश्वर सदा सत्य का साथ देते हैं। भले ही सत्य कुछ देर के लिए छुपा रहे, लेकिन एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। जो कुछ भी होता है वह हमारे भोले के लिए ही होता है। भले ही तुम्हें अब तकलीफ हो रही है, तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और वह वजह तुम्हारे सामने जरूर आएगी। फिक्र मत करो, यह समय जरूर गुजर जाएगा। और तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है, लगता है तुमने काफी वक्त से कुछ खाया नहीं है। मेरे पास एक रोटी है, एक काम करो, उसे तुम खा लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस होगा। जी धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर वह बाबा वहां से चला जाता है। लक्ष्मण गांव के ही बाहर एक पुराने से झोपड़ी में रहने लगता है। उसके घर के बाहर एक कुत्ता आता है जो बहुत दिन से भूखा होता है। लक्ष्मण वह एक रोटी खाने ही वाला होता है, तभी सोचता है, लगता है इस कुत्ते को भी बहुत भूख लगी है। एक काम करता हूँ, आधी रोटी से दे देता हूँ, और आधी रोटी खाकर मैं पानी पी लूंगा। इस कुत्ते का कुछ तो पेट भर जाएगा। फिर लक्ष्मण आधी रोटी कुत्ते को डाल देता है। कुत्ता वह रोटी खा लेता है। थोड़ी ही देर बाद कुत्ता लक्ष्मण के कपड़े पकड़कर उसे खींचने लगता है, मानो उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहता हो। अरे छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास यही एक कपड़े हैं, फट जाएंगे, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? कुत्ता वही हरकत फिर से करने लगता है। लक्ष्मण सोच में पड़ जाता है। जरूर कोई बात है, हो सकता है इसका साथी कोई मुसीबत में हो या फिर कोई और बात हो। मुझे इसके साथ जाकर देखना चाहिए। अच्छा चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, तुम आगे चलो। लक्ष्मण उस कुत्ते के पीछे पीछे जाता है तो वो कुत्ता उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ एक गुफा होती है। लक्ष्मण उस गुफा के अंदर जाता है। उसके अंदर नीचे जाने का एक गुप्त रास्ता होता है। लक्ष्मण अंदर की ओर जाता है। लक्ष्मण बहुत घबराया हुआ होता है, फिर भी हिम्मत करके वह उस जगह तक पहुंचता है तो वहां का नजारा देख लक्ष्मण को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह पूरी गुफा सोने के सिक्के और आभूषणों से भरी होती है। वहां सैकड़ों हीरे जवाहरात और बहुत बड़ा खजाना होता है। हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं यह सपना तो नहीं? इतना बड़ा सोने का खजाना, ये यहाँ आया कैसे? इस खजाने का मालिक कौन है? लक्ष्मण यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे उस खजाने में ही एक पत्र मिलता है जिस पर लिखा होता है कि यह तुम्हारे नसीब में था। मैं इस राज्य का राजा युधिष्ठिर हूँ। मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। मेरे लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। जरूर तुम ईश्वर के चुने गए नेक बंदे हो। इस खजाने का इस्तेमाल तुम जरूरतमंद की मदद करने के लिए करना, या फिर तुम्हें जरूरत हो तो तुम रख लेना। याद रखना, अच्छे काम के लिए इस खजाने का इस्तेमाल करोगे तो यह और भी बरकत देगा। अगर बुरे काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो यह तुम्हें बहुत बड़ी सजा देकर जाएगा। यह खत पढ़कर लक्ष्मण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब इस खजाने का मालिक मर चुका है। यह खजाना पूरा मेरा है। हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझे इतना कुछ देगा। मैंने तो इसकी कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान।
मैंने तो सिर्फ इस कुत्ते को आधी रोटी का टुकड़ा खिलाया था, उसके बदले में तूने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। सचमुच भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। तो कुछ भी कर सकता है, तेरी लीला तू ही जाने। आज के बाद मेरी तरह कोई भूखा नहीं रहेगा। मैं हर जरूरतमंद की मदद करूंगा। मैं इस खजाने का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करूंगा। उस दिन के बाद लक्ष्मण सबसे पहले एक बहुत बड़ा और आलीशान मकान लेता है और उसमें रहने लगता है और मंदिर में सुबह शाम दोनों वक्त भंडारा करता है ताकि गरीब लोगों का पेट भर सके। और तो और आसपास के सभी गांव में ऐलान करवाता है कि जिस किसी को भी जरूरत हो वह लक्ष्मण के पास जाकर मदद मांग सकते हैं। लक्ष्मण बहुत लोगों की मदद करता है, किसी को अनाज देता है तो किसी की बेटी के शादी के लिए पैसे देता है। सारे लोगों के नजर में लक्ष्मण बहुत महान बन चुका है। इधर अशोक सेठ जी के कमरे से तिजोरी की चाबी चुराते हुए पकड़ा जाता है। जब प्रेमचंद को इस बात की भनक पड़ती है, वह अशोक से कहते हैं, अच्छा, तो तुम हो वो आस्तीन के सांप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी तिजोरी की चाबी चुराने की? तुम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हो, मैंने तुम पर इतना यकीन किया। अरे मैंने तुम्हारे कहने से उस बेचारे लक्ष्मण को काम से निकाल दिया, जबकि वह कितना नेक दिल था। कहीं तुमने उस पर झूठा इल्जाम तो नहीं लगाया? सच सच बता, उस दिन क्या हुआ था? वह हार उसने चुराया था या तुमने? अगर तुमने अब झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। डर के मारे अशोक सारी बातें बता देता है। सेठ को अशोक पर बहुत गुस्सा आता है। सेठ जी गुस्से में उसे काम से निकाल देते हैं और उस गांव से भी निकाल देते हैं। मैंने लक्ष्मण के साथ बहुत गलत किया। उसे कितना बुरा लगा होगा, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। वह तो बस ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। मुझे उसे ढूंढना होगा, उससे माफी मांगनी होगी। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा। प्रेमचंद लक्ष्मण को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजता है। इधर लक्ष्मण के पास उसका आदमी बोलता है, मालिक, बाहर एक औरत आई है, पता नहीं कौन है, बहुत दूर से आई है। वह कह रही थी कि उसे काम की बहुत जरूरत है, बस 2 वक्त की रोटी ही मांग रही है और उसके पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, रहने के लिए जगह भी मांग रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम उस औरत को अंदर भेज दो। हम उसे काम भी देंगे और रहने के लिए जगह भी देंगे। उसे कहो फिक्र न करे। वह नौकर उस औरत को अंदर भेजता है। उस औरत को देखकर लक्ष्मण को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह औरत और कोई नहीं, रानी होती है। रानी भी लक्ष्मण को देखकर और उसके घर को देखकर दंग रह जाती है। उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। आप यहाँ? इसका मतलब मैंने जितना भी सुना था वह आपके बारे में सुना था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सारे गांव में जिसके नाम की चर्चा हो रही है वह आप है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। शायद ईश्वर आज मुझे इसी बात की सजा दे रहा है। मेरे पास तो 2 वक्त की खाने की रोटी तक नहीं है। उस बलवंत राय ने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। उसने मुझसे मेरा घर तक छीन लिया। उसने मेरे साथ धोखा किया। आपके जाने के बाद उसने मुझसे शादी नहीं की, बल्कि मेरा इस्तेमाल किया। और जब उनका मन भर गया, उन्होंने मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहा। जब मैंने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की, तो उन्होंने षड्यंत्र करके मेरा घर तक मुझसे छीन लिया और पूरे गांव के सामने मुझे बदचलन साबित कर दिया और मुझे ही गांव से निकाल दिया गया। सारे गांव वालों ने उस बलवंत राय पर ही यकीन किया। मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे पास अब कुछ नहीं है, ना ही रहने का सहारा है। मेरी मदद कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैं आपकी मदद के लायक नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लक्ष्मण उसकी हालत देख कुछ बोल नहीं पाता और अपने आदमी से कहता है,
इस औरत के रहने का इंतजाम करो और इसे हमारे आश्रम में काम भी दे दो। यह देख रानी बहुत चौंक जाती है और कहती है, आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? आखिर आप मुझे काम कैसे दे सकते हैं और रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं? मैंने तो आपके साथ बहुत गलत किया, फिर भी आपने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा क्यों? मैं कौन होता हूं तुम्हें कुछ कहने वाला? मुझे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूं ईश्वर के भरोसे हूं। तुमने उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी किया, अगर तुम नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से ही आज मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ और इतने सारे लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं तुम्हें किस बात की सजा दूं? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे रहने और खाने का इंतजार हो जाएगा। बस तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ना ही तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मैं तुम्हारा पति। यह बात हमेशा याद रखना कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे लिए आम लोगों की तरह हो और मैं कभी किसी को मदद के लिए मना नहीं करता। रानी को यह सारी बातें सुन अपने आप पर बहुत घृणा आती है। उसे अपने किए का बहुत पछतावा होता है। एक दिन लक्ष्मण को सेठ प्रेमचंद मिलते हैं। प्रेमचंद लक्ष्मण को देख बहुत खुश हो जाते हैं और उसके गले लग जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने उस दिन तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया। तुमने निर्दोष थे, तुमने कुछ नहीं किया था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप माफी मत मांगे। अगर उस दिन आपने मुझे वहां से नहीं निकाला होता तो आज मैं यहां नहीं होता। आज देखे सेठ जी, हजारों लोगों का पेट भर रहा है, हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनका घर अच्छे से चल रहा है, वह काफी खुश है। आज कोई भूख से नहीं मर रहा। सारे लोगों के पेट आराम से भर जाते हैं। सुबह शाम यहाँ भंडारा होता है। यहाँ के सभी लोग बहुत खुश हैं, सुखी हैं। ये सब आपकी वजह से। अगर आपने उस दिन मुझे वहां से नहीं निकाला होता तो मैं उस जगह ना पहुंचता जहां से मुझे ये सब कुछ मिला है। तो आप मुझसे माफी मत मांगे, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी वजह से ही मैं आज इस जगह पर खड़ा हूं। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। सचमुच लक्ष्मण, तुम बहुत महान हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई मैल नहीं है। सचमुच मैंने तुम्हें पहचान में गलती कर दी। शाबाश लक्ष्मण, तुम लोगों के लिए जो कर रहे हो शायद ही कोई कर पाता। सचमुच तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे।